हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुगेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि अभी का जो टाइम है उसमें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी एडमिशन लेना है पीजी में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात चल रही है। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना स्यूसाइड डिक्लेयर किया है और कुछ ने अभी नहीं किया है, और जिन्होंने डिक्लेयर किया है उन्होंने भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। सिर्फ अभी तक यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए ही स्यूसाइड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, किसी पीजी के लिए नहीं आया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बीच में आपके बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, तो उसके हेल्प के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। आगे और भी वीडियोस लेकर आऊँगी इसी से रिलेटेड, लेकिन अभी जो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस से स्टार्ट करने वाली हूँ। वो स्पेशली मेरा जो फोकस होने वाला है वो एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए होने वाला है। बिकॉज जो बच्चे हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि हमारा चैनल मेनली जो है पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों के साथ जो है डील करता है, और अदर जितनी भी कोर्सेज़ की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी लेकर आता है। जैसे किसी की एडमिशन फॉर्म हो गए, कोई मार्क्स करेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमारा वीडियो जो है आते रहते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आज हम क्या क्या आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने वाले हैं कि क्या ड्यू के लिए स्यूसेट होगा या नहीं, स्यूसेट होगा तो क्या सिलेबस होगा, ड्यूएट होगा यानी कि ड्यू एंट्रेंस टेस्ट तो क्या सिलेबस होगा, और एमए पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से आपके एडमिशन लिए जाते हैं, क्या मेरिट बेस पे कितनी सीट्स होती हैं, एंट्रेंस बेस पे कितनी सीट्स होती हैं, और कितनी फ़ीस आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, और तमाम बहुत सारी जो आपकी क्वेरीज़ हैं उसको हम इस वीडियो में जो है एड्रेस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है एंड तक वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, अपने जूनियर्स के साथ, या फिर जो भी आपके जानने वाले हैं जो पीजी में एडमिशन लेने चाहते हैं उनके साथ जो आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं कि आपका जो एमए एडमिशन है डीयू में वो किस जो है बेसिस पे जो है लिया जाता है। ठीक है, आपके जो डीयू में एडमिशन लिए जाते हैं इन एमए पॉलिटिकल साइंस, तो आपके दो बेसिस पे लिए जाते हैं। फर्स्ट है आपका मेरिट बेस, और जो सेकंड है वो है आपका एंट्रेंस बेस। ठीक है, और जो मेरिट बेस के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं और एंट्रेंस टेस्ट के लिए कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो सबके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ बस आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना है और ध्यान से जो है बातों को सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डीयू में कितनी सीट्स होती हैं, तो आपकी अगर हम मेरिट पे बात करें तो मेरिट पे आपकी यहाँ पे होती हैं 314, और एंट्रेंस पे भी आपकी जो होती हैं 314 होती हैं, यानी कि आपकी हाफ जो है मेरिट के लिए होती है, हाफ जो होती हैं आपके एंट्रेंस के लिए होती हैं। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप सुनना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिट की कि मेरिट कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो मेरिट कौन कौन दे सकता है? मेरिट सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने डीयू से अपने यूजी को कंप्लीट किया है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, मेरिट पे एडमिशन सिर्फ वही बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने अपना जो यूजी है यानी कि जो अपना ग्रेजुएशन है वो डीयू से ही किया है, और किसी ऐसे ऑनर सब्जेक्ट में किया है जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर पार्ट था। ठीक है, तो ये था आपका मेरिट के लिए क्राइटेरिया, और एंट्रेंस के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत अगर आप आते हो तो एंट्रेंस आप दे सकते हो। यानी कि अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो रेदर देन डीयू, तो आपके पास एंट्रेंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है एडमिशन लेने का। ठीक है, तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हो, किसी अदर स्टेट से हो, तो आपके पास जो है एंट्रेंस ही केवल यहाँ पे जो है उम्मीद बचती है एडमिशन की। ठीक है, और अगर आप मेरिट पे लेना चाहते हो लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या फिर आपकी मेरिट यानी कि जो आपकी परसेंटेज है ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाएगा कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, या फिर आप अपने एडमिशन के लिए श्योरिटी ले सको, तो आप जो है दोनों भी दे सकते हो। ठीक है, यानी कि जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो मेरिट भी दे सकते हैं, मेरिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरिट और एंट्रेंस की बात, और दोनों के लिए जो है यहाँ पे आपकी इक्वल सीट्स हैं। अब बात करते हैं हम आगे इसके फॉर्म की। तो फॉर्म जो है एंट्रेंस के लिए जो आपका फॉर्म होने वाला है वो है आपका जनरल और ओबीसी के लिए 750 और SC ST के लिए 300। ठीक है, ये आपका एंट्रेंस के लिए। ठीक है, यानी कि जो ड्यू एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आपका फॉर्म भरा जाता है, फिलअप होता है, उसके लिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए आपकी 750 रुपये है, और SC ST के लिए आपके लिए 300 है।
और अगर आप केवल और केवल मेरिट पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आपकी ओबीसी के लिए 250 है और जो SC/ST है उसके लिए 100 है। ठीक है, ओबीसी के लिए आपके पास 250 है यहाँ पे और SC/ST के लिए आपके पास 100 है। तो ये थे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसके लिए आपके कितने पैसे आपको जो है पेमेंट करनी है वो है। और एक और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो ये है कि जिन बच्चों को सोल में लेना है वो कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो सोल हो चाहे आपका मेरिट हो चाहे आपका एंट्रेंस हो, सभी के लिए जो है यहाँ पे आपका एक ही फॉर्म भरा जाता है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर रहती है कि सोल के लिए फॉर्म निकले या नहीं निकले, रेगुलर के लिए निकले या नहीं निकले। पीजी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल फॉर्म फिलअप करना होता है, उसी में आपके सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप सोल के बेसिस पे फिल कर रहे हो, एंट्रेंस के बेसिस पे फिल कर रहे हो, मेरिट के बेसिस पे कर रहे हो या फिर दोनों के बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ इस कन्फ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल देना कि सोल के फॉर्म कब आएंगे मैम, एंट्रेंस के कब आएंगे, रेगुलर के कब आएंगे। तो प्लीज़ ये वाला कन्फ्यूजन मत रखना। पीजी के एडमिशन में आपको सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ही फिलअप करना होता है और उसमें जो आप अपने ऑप्शंस फिलअप करोगे उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो है ये फीस लगेंगी। ठीक है, तो ये फीस अलग अलग फॉर्म की नहीं है, फॉर्म आपका एक ही होने वाला है, लेकिन उसमें जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उनके अकॉर्डिंग जो है आपकी फीस यहाँ पे वेरी करती रहेगी। ओके, सो अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। अगर हम एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो आपकी जो मेरिट के लिए वो जनरल के लिए 60% है, ओबीसी के लिए 54% है और SC/ST के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि केवल और केवल फॉर्म भरने के लिए आप जो एलिजिबल हो। ठीक है, यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है उसमें आपका ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म जो है फिलअप कर पाओगे। और एंट्रेंस के लिए आपके पास जनरल है तो 50% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 45 और SC/ST के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। और अदर बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आपका जो यूजी है वो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, किसी अदर बैकग्राउंड से है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी से है, साइंस से है, ठीक है, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। जनरल के लिए यहाँ पे आपको 60% होती है, ओबीसी के लिए 54 होती है और SC/ST के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप किसी अदर बैकग्राउंड से हो तो आप जो है एंट्रेंस नहीं दे सकते। तो भी आप सबको इतनी बात समझ आई होगी, और इतनी बात भी अगर आपको नहीं समझ आई है तो प्लीज़ आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपकी तरह वहाँ पे और भी बच्चे हैं वो अपनी क्वेरीज पूछते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंट्रेंस आपका किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया हमने बता दिया है, किस तरीके का पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है, क्या टाइमिंग होती है, वो सब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो एंट्रेंस है वो कितने मार्क्स का होता है। तो आपका एंट्रेंस होता है यहाँ पे 400 का। ठीक है, 400 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पे जो है एंट्रेंस होता है और क्वेश्चन कितने होते हैं, 100। ठीक है, 100 जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होते हैं। और अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाँ जी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको जो है पेपर बहुत ही जो है ध्यान से करना होता है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कितने की है, -1 की है। ठीक है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे -1 की है। और अगर आप राइट करते हो तो आपको मिलते हैं +4, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन जो है सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हो आपके टोटल स्कोर में से हो जाते हैं -1। ठीक है, तो इस चीज़ों पे आपको बहुत 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 ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज पूरा का पूरा जो आपका स्कोर होता है वो इन 2 चीज़ों की वजह से जो है पलट कर रख देता है आपकी पूरी की पूरी डेस्टिनी को। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके तुक्के में कुछ क्वेश्चंस लगा दिए और उसमें से मान लो एक ठीक हो गया और बाकी आपके गलत हो गए, एक आधा ठीक होने के बावजूद भी आपका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। ठीक है, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, ये जो 4 मार्क्स का जो लालच है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये जो 4 मार्क्स को देख के बच्चे जो हैं कई बारी काफ़ी क्वेश्चंस पे गेस कर बैठते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको गेस नहीं करना चाहिए, आपको ऑब्वियसली गेस करना ही पड़ेगा अगर आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो। ठीक है, वरना आपको स्कोर ही नहीं बनेगा। तो आपको इन 4 मार्क्स के चक्कर में, ज़्यादा गेस के चक्कर में आपको मार्क्स को क्वेश्चंस को जो है ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आते हैं।
ठीक है। तो ज़्यादा छोड़ना भी ठीक बात नहीं रहती है। अगर आपको बहुत सारे नहीं आते तो ऑब्वियसली आपको गैस ही करना पड़ेगा, बट अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है और आप कुछ क्वेश्चंस में जो है डाउटफुल हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उनको अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज ये 4 मार्क्स के चक्कर में ना बच्चे जो हैं अपना पूरा का पूरा स्कोर खराब कर लेते हैं। जब उन 4 मार्क्स के चक्कर में अगर आप 10 क्वेश्चन में गलत कर जाओगे तो सोच लो आपके 10 मार्क्स जो है पूरे टोटल स्कोर में से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपको जो है नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन होता है आपके 2 घंटे। 2 घंटे में जो है आपको अपनी 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, और पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होते हैं, यानी कि जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं तो उनमें क्या होता है आपका कुछ पार्ट जो है बाहर के चीज़ों से आता है, फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड से आ जाता है, कोई कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। लेकिन ड्यूएट की अच्छी बात है, यानी कि ड्यू एंट्रेंस टेस्ट की अच्छी बात है कि आपका जो सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होते हैं, यानी कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हो तो आपका जितने भी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही आने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो आर्बिट्रेरी ऑब्वियसली हर एंट्रेंस में होते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन आते हो। तो कुछ आर्बिट क्वेश्चंस होते हैं उनको जाने दीजिएगा, उनको छोड़ दीजिएगा, अगर आपको नहीं आते होंगे उसको टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये थी एंट्रेंस के बारे में बातें। और क्या बातें मैं आपको बता सकती हूँ इम्पॉर्टेंट। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मैम मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए एडमिशन के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आने एंट्रेंस में, बिकॉज ये हर ईयर जो है वेरी करता रहता है, बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चे कितना स्कोर करते हैं। जैसे कि इस बार का जो ड्यूएट हुआ था 2021 का, उसका स्कोर काफ़ी हाई गया था, और इवन 170 और 160 वाले बच्चे जो हैं सोल तक में भी एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो प्लीज़ आप इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि सोल में तो किसी का भी हो जाता है, सोल में भी नहीं होता अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, अच्छे स्कोर नहीं है तो। ठीक है, इस बार सोल का भी जो है स्कोर हाई गया था, और रेगुलर का तो ऑब्वियसली हाई गया था। और अगर आपको जो आपकी प्रेफरेंस भरा होता है अपनी फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको ऑलरेडी जो है ऑब्वियसली जो है एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लेकर ही आने पड़ेंगे। और कंपटीशन जो है काफ़ी टफ होता जा रहा है, सीट्स बढ़ नहीं रही हैं, और पॉपुलेशन जो है हर बारी फॉर्म फिलिंग की जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके हर साल जो है तेज़ी से इंक्रीमेंट हो रही है उनके अंदर। तो प्लीज़ आपको जो है बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें क्वेश्चंस की कि आपका क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, तो वो आपका मीडियम टू टफ होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे मीडियम टू टफ होता है, ईजी नहीं होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या ईजी होता है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको पेपर ईजी लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपकी जो है स्ट्रैटेजी पे, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो अपने आप को प्रिपेयर करते हो एंट्रेंस के लिए। अगर आप बिल्कुल पढ़ के नहीं जाओगे तो ऑब्वियसली आपको पेपर टफ ही लगेगा, चाहे वो ईजी भी क्यों ना आया हो। तो आपका जो पेपर आता है वो मीडियम टू टफ लेवल का रहता है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आप ज़रूर से जो है एडमिशन पा लेंगे। और अगर हम फॉर्म की बात करें, कुछ बच्चे पूछते हैं कि आपको कॉलेज कैसे मिलता है। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो उसमें आपके, अगर आप गर्ल हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको 25 या 26 कॉलेजेस मिलते हैं प्रेफरेंस पढ़ने को, और बॉय हो तो थोड़े कम मिलते हैं, बिकॉज जो है गर्ल्स कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ ऑलरेडी गर्ल्स के लिए हैं, तो गर्ल्स की चॉइसेस प्रेफरेंस के लिए बढ़ जाती है। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में कॉलेजेस को प्रेफरेंस वाइज जो है रखते हो 1 2 3 4, तो आपका जो स्कोर होता है एंट्रेंस का उसके बेसिस पे आपको उस प्रेफरेंस में से आपको कॉलेज दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें मैं आपको तभी बताऊंगी जब मेरी वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आएगी, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना है, तो वो सब हम तब डिस्कस करेंगे। बस अभी जो ये वीडियो थी थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए थी। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के टाइम पे वो मैंने बस यहाँ पे ऐसे स्लाइड डाल दी है, बाकी ये सब मैं आपको जब फॉर्म निकल जाएगा तभी दोबारा से बताऊँगी। एक रफली आप आइडिया ले लो कि 10th का 12th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए होगा, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपका 10th का मार्कशीट चल जाता है। और अगर आप SC ST हो तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ID प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इनमें क्या प्रॉब्लम आती है उन पर भी चर्चा करेंगे जब आपका फॉर्म निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका फॉर्म आने का कब जो है चांसेस हैं। तो आपके चांसेस जो हैं आपके अप्रैल में हैं अभी फॉर्म आने के, और जो आपका एंट्रेंस है वो कंडक्ट होने के लिए जून जुलाई। ठीक है, आपका जो एंट्रेंस है वो जून जुलाई में जो है कंडक्ट हो सकता है। अभी कोई भी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से भी कोई आपको ऑफिशियल डेट नहीं बता सकती हूँ और कंफर्म होकर भी नहीं बता सकती हूँ। ठीक है,
तो मुझे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेज पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ नया जानने को मिला है, सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी हेल्पिंग वीडियोज़ और चाहिए। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और वीडियोज़ हम अभी जैसे जैसे एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, सारे नोटिफिकेशन, सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।